कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, है ना। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज करा दूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, यानी कि कैविटी जो हमने एज्यूम की थी, हमने आइडियल ब्लैक बॉडी बनाई थी, है ना। अब ये ब्लैक बॉडी क्या होता है, प्लैंक थ्योरी क्या होती है, जिन्होंने नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर में जाके एक बार उसको चेकआउट कर लो, है ना, तभी आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें उससे पहले थोड़ा सा हम प्लैंक्स थ्योरी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, है ना। तो देखो, प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, एक तो प्लैंक ने जो अपनी थ्योरी दी थी ना, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व आ रहा था एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दी थी जब हमारा रेले-जीन्स लॉ फेल हो गया था उस टाइम पे, है ना। दूसरा इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारी एनर्जी है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही थी, फ्रीक्वेंसी के हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही थी, यानी लीनियरली डिपेंड कर रही थी एनर्जी हमारी फ्रीक्वेंसीज की। तो जिनको ये रिजल्ट देखना है कैसे आया, ग्राफ के थ्रू मैंने अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। जिनको ये पढ़ना है वो प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लेना, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला, है ना। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी जो हमारी लाइट रेडिएशन होती है, जो ब्लैक बॉडी से क्या हो रही थी, एमिट हो रही थी, है ना। These consist of teeny packet of energy called quanta। तो वो टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कंसिस्ट कर रहे हैं और उन्हीं टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटा, है ना, वेव पैकेट्स। तो वन क्वांटम मतलब कि एनर्जी है ना, वो पैकेट्स की फॉर्म में जा रही है ना। तो वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड अ फोटोन। अब एक क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोन बोल रहे हैं, यानी कि ये भी हम वेव पैकेट से ही रिलेट कर सकते हैं ना। दैट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो किस स्पीड से ट्रेवल करता है, हमारा लाइट ऑफ स्पीड, जो हमारी लाइट की स्पीड होती है ना, उसी स्पीड से हमारा फोटोन ट्रेवल करता है ना। तो फोटोन का सिंपल मीनिंग क्या समझोगे, एनर्जी के पैकेट्स, है ना। इतना आई होप समझ आया होगा। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या आएगी, ई इक्वल टू एच न्यू, है ना। ये कैसे आया मैंने बता दिया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आता है। कैसे आया, प्लैंक थ्योरी के अंदर मैंने डिटेल से सब बताया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, व्हेन लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी कंसिस्टिंग फोटोन्स ऑफ एनर्जी एच न्यू, है ना, ये फोटोन हमारे जिनकी एनर्जी क्या है, एच न्यू। तो व्हेन लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, यानी हमने क्या एज्यूम कर लिया, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ ना। मैंने मान लिया ये मेरे पास क्या है, मेटल का सरफेस, है ना। तो जब इसके ऊपर, इस मेटल सरफेस के ऊपर क्या आती है, लाइट रेडिएशंस, यानी इसके ऊपर क्या फॉल होगी, हमारी लाइट रेडिएशंस फॉल होगी। तो व्हेन दीज लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी एच न्यू फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, तो अब इस मेटल सरफेस में क्या होंगे, वैलेंस बैंड होंगे, है ना। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड होंगे। तो वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो वो वैलेंस बैंड से कौन से बैंड में चले जाएंगे, एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, इजेक्ट आउट हो जाएंगे। तो यानी जब इन इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, यहाँ पे एनर्जी मिलेगी, है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल की जो हमारे किसमें होंगे, कंडक्शन बैंड में, एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में चले जाते, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इजेक्ट आउट हो जाते हैं, है ना, बाहर निकल जाते हैं मेटल की सरफेस से। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। समझ में आया होगा कि when light radiation of suitable frequency consisting photon of energy h nu falls on the metal surface, that electrons eject out from the metal surface. This effect is known as photoelectric effect and the ejected electrons are known as photoelectrons, है ना। अब देखो डायग्राम के थ्रू समझते हैं ना। देखो, ये हमारा सेटअप होता है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है ना, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ये होती है हमारे पास क्वार्ट्ज विंडो, यहाँ से आती है हमारी यूवी लाइट। ये हमारे पास दो प्लेट लगी होती है, प्रॉपर इनकी वर्किंग बताऊंगी, है ना। अभी मैं थोड़ा सा नेम बता दूँ कैसे क्या क्या है। तो देखो, ये हमारे पास दो प्लेट लगी होती है, ये यहाँ पे होता है वोल्ट मीटर, यहाँ पे एम मीटर, है ना। अब देखो इसकी वर्किंग समझते हैं कैसे। सबसे पहले क्या होगा, इस क्वार्ट्ज विंडो में से यूवी लाइट एंटर करेगी, है ना। यूवी लाइट हमारी एंटर करते ही इस
प्लेट पे पड़ेगी। ये जो प्लेट है हमारी, ये कौन सी है हमारी? कैथोड। कैथोड क्या होता है? कौन सी प्लेट होती है हमारी? कैथोड हमारी नेगेटिव प्लेट होती है ना, जहाँ पे पॉजिटिव आयंस हमारे क्या होते हैं? कलेक्ट होते हैं। ये ध्यान रखना है, कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड वेयर पॉजिटिव आयंस कलेक्ट, है ना। वेदर वेयर एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वेयर नेगेटिव आयंस कलेक्ट। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। एक देखो, एक होता है कैथोड एनोड, एक होता है कैटायन एनायन, है ना। मैं नीचे लिख दूं, एक होता है हमारे पास कैटायन और एक होता है एनायन, है ना। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें होती है ना। और ये है कैथोड और एनोड, ये होता है कैटायन और एनायन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं, कैटायन एनायन। ये हमारी कैथोड और एनोड हमारी रोड्स होती है ना। तो कैथोड कौन सी रोड होती है हमारी? नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, जहाँ पे पॉजिटिव आयंस कलेक्ट होते हैं। तो जैसे ही ये फोटोन हमारे गिरेंगे इक्वल टू HNU के, है ना, इस प्लेट पे, नेगेटिव प्लेट पे, तो अब देखो रिपल्शन होएगा नेगेटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में, है ना। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले HNU हमारी एनर्जी का फोटोन जब इस मेटल की प्लेट पे आके गिरेगा तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे। हमने यही पढ़ा था कि जब हमारी इंसिडेंट जो रेडिएशन आएंगी, है ना, HNU की, है ना, ये वेव पैकेट की फॉर्म में मेटल के सरफेस पे गिरेगी, कुछ इनकी फ्रीक्वेंसी होएंगी, है ना। तो अब क्या होगा कि मेटल के सरफेस पे आते ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे इस प्लेट पे जब ये लाइट रेडिएशन फॉल करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो बाहर निकलेंगे भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ? देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? नेगेटिव रोड, है ना। तो नेगेटिव ये प्लेट और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो रिपल्सिव फोर्स के कारण दूर भागेगा। और यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है? एनोड। एनोड यानी कि हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वेयर नेगेटिव आयंस कलेक्ट। पॉजिटिव है तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स हमारा यहाँ से इस वाली कैथोड वाली प्लेट से किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे? एनोड की तरफ। यूनिडायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो होगा हमारा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किस चीज में कंट्री करेंगे? करंट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, ना। तो ये होता है हमारा वोल्टमीटर, यानी कि कितनी वोल्टेज है ना, उसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर। ये होता है हमारा ए से एमीटर। एमीटर यानी कि करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है हमारे पास, है ना। ये होता है वेरिएबल वोल्टेज पावर सप्लाई, मतलब पावर सप्लाई में वोल्टेज का वेरिएशन करते हैं यहाँ से प्लस माइनस। मैंने अभी वो टर्मिनल शो नहीं किया है ना, यहाँ पे प्लस या माइनस, है ना। देखो एनोड की साइड से प्लस हो जाएगा, नेगेटिव साइड से नेगेटिव। मैंने ये शो नहीं किया ना, मैंने जस्ट सिंपल डायग्राम बनाया है ना। तो इतना डायग्राम आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अब हम किस किन बातों की बात करेंगे? देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये तुमने पढ़ लिया, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 4 लॉज होते हैं हमारे पास, है ना। इंटेंसिटी की बात करें हम, इसमें फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, वर्क फंक्शन, एनर्जी, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं ना। तो इतना नोट करो, फिर हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, है ना। इंटेंसिटी क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होगा। देखो फर्स्ट केस हम क्या बात करेंगे? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया है ना। लिखती हूँ मैं किस लिए? ताकि लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो ना, तो 2-3 लाइन है वैसे भी लिख देती है ना। तो देखो, इफ वी अलाउ रेडिएशंस ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी टू फॉल ऑन अ प्लेट देन इट इज फाउंड दैट करंट इज लीनियरली इंक्रीजिंग विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। देखो सबसे पहले तो हम इंटेंसिटी का मीनिंग समझते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं ना। तो इंटेंसिटी हमारी एक्चुअल में होती क्या है? देखो इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटोन पासिंग पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में से मेरे कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पास हो रहे हैं। जब मैंने वो क्वार्ट्ज विंडो बनाई थी, है ना, उसमें से मैंने फोटोन्स को पास कराया था, यानी कि लाइट रेडिएशंस को मैंने मेटल की सरफेस पे फॉल कराया था, है ना। तो मेरी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी ऑब्वियस सी बात है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो मैं मान लो ये मेरी क्या है? मेटल सरफेस है ना, मेटल की सरफेस है। मैंने क्या कराया? इस पर मैंने लाइट को फॉल कराया, यूवी लाइट को, है ना, जिनकी एनर्जी किसके इक्वल थी? HNU के इक्वल थी। तो जब ये लाइट रेडिएशन इस मेटल के सरफेस पे फॉल करेंगी तो ऑब्वियसली बात है मेरे यहाँ से क्या हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे थे, है ना। इलेक्ट्रॉन मेरे क्या हो रहे थे? बाहर निकल रहे थे। तो जितनी ज़्यादा ये फोटोन पर यूनिट एरिया में से पास होगा, यानी कि इतना एरिया है मान लो, है ना, इतने एरिया में से जितने नंबर ऑफ फोटोन, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी मतलब उतना ही हमारे फोटोन्स इंक्रीज होंगे पर यूनिट एरिया में से पास होने वाले। और जितने ही ये फोटोन्स इस
इस पर यूनिट एरिया पे फॉल करेंगे उतने ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, है ना। बात समझ में आई कि जितने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया मेरे इंक्रीज होंगे, तो फोटोन इंक्रीज हुआ यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, वो भी उनका भी नंबर इंक्रीज होगा। तो ये मतलब होता है इंटेंसिटी का, है ना। तो इफ वी अलाउ रेडिएशन ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो ये रेडिएशन मैं फॉल करा रही हूँ, है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी मैं फिक्स कर दूँ, एक जगह कांस्टेंट कर दूँ, है ना, देन it is found that current is linearly increasing with the intensity of incident radiation। तो ये जो इंसिडेंट रेडिएशन फॉल हो रही थी, तो इनकी जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रही थी, यानी नंबर ऑफ फोटोन पासिंग पर यूनिट एरिया में से जितने नंबर ऑफ फोटोन पास हो रहे थे, अगर ज़्यादा पास होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इट मीन्स जो करंट फ्लो कर रहा था हमारा वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। देन द करंट इज लीनियरली इंक्रीजिंग विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। बात समझ में आई। तो देखो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, है ना। ये यहाँ पे होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे होती है हमारी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब समझे कि कितने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया में से पास हो रहे हैं, जितने ज्यादा पास होंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उतनी ही हमारी करंट फॉर्मेशन होगी, ना। तो क्या देखा गया, लीनियरली इंक्रीज कर रहा था, जैसे जैसे इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी, देखो लाइन स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट ड्रॉ करना है, तो वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी हमारा इंक्रीज कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारे फोटोन पास होंगे पर यूनिट एरिया, उतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, उतनी हमारी करंट की फॉर्मेशन होगी। तो ये इसका ग्राफ है ना, किसका, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का। अब सेकंड हम किसकी बात करेंगे, हम पोटेंशियल की बात करेंगे ना। पोटेंशियल के बढ़ाने घटाने पे क्या होता है ना, फिर एक टर्म आएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम उसकी बात करेंगे ना। तो इतना नोट करो। देखो अब सेकंड पे हम किसकी बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, कि पोटेंशियल के इंक्रीज या डिक्रीज करने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंजेस आते हैं ना। तो इफ वी कीप द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फिक्स, अगर मैंने इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारी लाइट रेडिएशन फॉल कर रही थी मेटल के सरफेस पे, उसको मैंने फिक्स कर दिया, है ना। देन इट वाज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल, कि अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर दूंगी तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ये डायग्राम था हमारे पास, है ना, यहाँ पे थी क्वार्ट्ज विंडो, है ना। देखो मैं पूरा डायग्राम नहीं बता रही, शॉर्ट में बता रही हूँ, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास था नेगेटिव यानी कि कैथोड, यहाँ पे लाइट रेडिएशन फॉल हो रही थी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे, यहाँ से इजेक्ट आउट होंगे। इन नेगेटिव प्लेट और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पॉजिटिव प्लेट यानी कि एनोड की तरफ जा रहे थे, है ना। ये सर्किट था हमारा ऐसा, है ना, बना ही देती हूँ चलो पूरा वापस से। तो यहाँ पे था हमारे पास एमीटर, है ना, यहाँ पे वेरिएबल लगा हुआ था हमारे पास, देखो ऐसा कुछ डायग्राम था हमारे पास, है ना। तो देखो मैं बोलना क्या चाह रही हूँ कि अगर मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, देखो पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे था हमारा, है ना, पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड, है ना। एनोड पे यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया तो देखो कैसे, क्योंकि देखो ये हमारी पॉजिटिव प्लेट, ये हमारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव पोटेंशियल को हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल हाई होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का और ये पॉजिटिव जो हमारे पास एनोड था, है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल था, इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तुरंत ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से क्या हो रहे थे, इस मेटल की सरफेस से इजेक्ट आउट हो रहे थे। ये नेगेटिव एक तो इनके बीच रिपल्शन हो रहा था, तब इन पे फोर्स लग के उधर जा रहे थे, है ना। दूसरा क्या हुआ कि मैंने यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल और इंक्रीज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का और इन पॉजिटिव पोटेंशियल का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो इन नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ तुरंत ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनली मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, करंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऐसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि
फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज, कब, पॉजिटिव पोटेंशियल के बढ़ाने पे। अब ये क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट लगातार इंक्रीज होता रहेगा, नहीं होएगा, है ना। एक स्टेज ऐसी आएगी जब हमारा जो एक करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, है ना, कि उसके बाद में पॉजिटिव पोटेंशियल को कितना भी बढ़ाऊं या घटाऊं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, है ना, कि इस पॉजिटिव पोटेंशियल को मैं कितना भी बढ़ा दूं, इसकी एक लिमिट आ जाएगी ना, कि इतना ही चार्ज को कलेक्ट कर सकता है, कलेक्ट करके ये करंट की फॉर्मेशन कर सकता है ना। तो एक स्टेज आएगी जब क्या हो जाएगा, ये करंट हमारा फ्लो कर रहा है जो सर्किट में वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद उसमें फर्दर कोई चेंज नहीं आएगा, तो उस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, है ना। तो मैं लिख दूं एक बार कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं सैचुरेशन करंट, उसको हम बोल रहे हैं सैचुरेशन करंट, है ना। पूरा आप लोग लिख लेना कि एज स्टेज विल कम व्हेन no effect will be introduced when we increase the positive potential, then the maximum value of photoelectric current is known as the saturation current, कि अगर मैं उसके बाद पॉजिटिव पोटेंशियल कितना भी बढ़ाऊं इस करंट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, है ना। ये तो हो गई पॉजिटिव पोटेंशियल की बात। अब मैं बात करूं किसकी, नेगेटिव पोटेंशियल की, है ना। देखो थोड़ी नेगेटिव पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं ना, सारी पॉजिटिव पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे। देखो नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है कि मैंने इनको रिवर्स कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने इस एनोड की जगह क्या लगा दिया, मैंने इस एनोड की जगह लगा दिया कैथोड। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल था ना, इस पॉजिटिव पोटेंशियल को मैंने क्या बना दिया, नेगेटिव पोटेंशियल बना दिया, है ना। क्या बना दिया मैंने, नेगेटिव पोटेंशियल बना दिया। तो अब होगा क्या, नेगेटिव पोटेंशियल बनाने के बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होंगे, इस मेटल की सरफेस से जैसे ही ये रेडिएशन मेटल की सरफेस पे गिरेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, है ना। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स का और इन नेगेटिव पोटेंशियल का क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन का और इन नेगेटिव पोटेंशियल का देखो पोलैरिटी फिर रिवर्स हो जाएगी, है ना। ये पॉजिटिव, तो जो ये पोटेंशियल, ये वोल्टमीटर हमारा कनेक्टेड था, इनकी भी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो हमारा उल्टा करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा कि जो हमारा ये फॉरवर्ड करंट जा रहा था हमारा, कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल था, वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, तो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, है ना। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया, है ना। तो ध्यान से समझना भी, देखो इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव पोटेंशियल के बाहर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल बहुत हाई है ना। तो नेगेटिव पोटेंशियल बहुत हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इनको क्रॉस करके आगे सर्किट में तो प्रोसीड हो नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन का इन नेगेटिव पोटेंशियल के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल यानी रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, कि जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट लगातार इंक्रीज हो रहा था वो अब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा एक पोटेंशियल पे, है ना। उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, की वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वेयर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, है ना। तो मैं लिख दूं एक बार कि द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग का मतलब समझ रहे हो ना, एक होता है एक्सक्लेरेशन, एक होता है डी एक्सक्लेरेशन, है ना, पढ़ा होगा। यानी नेगेटिव एक्सक्लेरेशन की बात करूं मैं अपोजिट डायरेक्शन में ना, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर हम उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। कि एक वो वैल्यू, वो नेगेटिव वैल्यू हमारी किसकी, पोटेंशियल की, जिसपे ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या हो जाए, हमारा जीरो हो जाए, क्योंकि रिवर्स में फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो गया है ना। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इससे रिपेल होने शुरू हो जाएंगे, रिपेल होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जिस वैल्यू पे, जिस रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, जीरो, उसी को हम बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब देखो हमें क्या पता है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके इक्वल होती है, हमारी हाफ एम वी स्क्वायर की, है ना।
हाफ एम वी स्क्वायर के। दूसरा हमें पता है पोटेंशियल वी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। देखो ये फॉर्मूला होता है ना, वर्क डन अपॉन में चार्ज, सबको पता होगा आई थिंक, ये बात है ना, जनरल से बात है, 12th में सबने पढ़ ली होगी। तो पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, है ना। तो मैं वर्क डन निकालूँ तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू में चार्ज, यही होगा, है ना। तो वर्क डन मेरा एनर्जी की फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं, है ना, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो डब्ल्यू को मैं किससे रिप्लेस कर रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी से। तो ये किसके इक्वल आ गई, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। चार्ज मेरा क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हो रहे हैं, तो ईवी या वी, है ना, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। तो मैं जब इसी वाली इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को कंपेयर करूँगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि ईवी, है ना, इसको ईवी नोट कर लूँ, है ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो पोटेंशियल है, ये हमारी वेलोसिटी है ना, तो इस मैं वी नोट कर देती हूँ। वी नोट वाला पोटेंशियल है, केवल वी वाला वेलोसिटी, है ना। तो ई वी नोट इज इक्वल टू में हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ रहा था मेरा, यानी वी नोट मेरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी के। मैं लिख सकती हूँ, है ना, वी नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है ना। तो ये आपको समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी, देखो इसका मैं बाद में बताऊंगी, है ना, अभी के लिए आप समझ लो। अभी पोटेंशियल का है तो इसलिए मैंने पोटेंशियल का भी ये बता दिया ना, इसका यूज कहाँ पे आएगा मैं बताऊंगी आपको। तो इतनी बात समझ में आएगी कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। अब हम इसके ग्राफ की स्टडी करेंगे, है ना। देखो ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, यहीं पे बता देती हूँ मैं ना, इसको रेज करके। देखो इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आता है ना। यहाँ पे होता है हमारा एनोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल मतलब जब हमारा क्या था, पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव था, है ना, उस केस में। यहाँ पे होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल, है ना, जिसपे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने क्या देखा कि पॉजिटिव पोटेंशियल के बढ़ाने पे मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, है ना। पॉजिटिव पोटेंशियल के बढ़ाने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरा इंक्रीज कर रहा था, लेकिन एक टाइम आ रहा था जब मैं चाहे इसको कितना भी बढ़ा लूँ, है ना, कुछ ऐसे ग्राफ आते हैं इसका, है ना, कि एक देखो फोटो, ये पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाऊंगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी मेरा इंक्रीज कर रहा था। एक टाइम आ रहा था जब इस मैं पॉजिटिव पोटेंशियल को कितना भी इंक्रीज कर लूँ, मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा था, सैचुरेट हो रहा था, मैक्सिमम हो रहा था। इसको हम क्या बोल रहे थे, सैचुरेशन करंट बोल रहे थे, है ना, इसको बोल रहे थे हम सैचुरेशन करंट, है ना। ये तो था पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए। बात करें नेगेटिव पोटेंशियल के लिए, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जिसपे मेरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करेगी जब मैं नेगेटिव पोटेंशियल दूंगी उसको, है ना। तो धीरे धीरे डिक्रीज होके कहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू मेरी 0 पे आ जाएगी यहाँ पे। ये ग्राफ होता है मेरा किस किस के बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल के। यहाँ से देखो एक और चीज हमें क्या देखने को मिलेगी, अभी तो मैंने केवल एक इंटेंसिटी, यानी इसकी इंटेंसिटी मान लो I1 है ना, I1 इंटेंसिटी मैंने फिक्स कर दी थी। उसके लिए मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब मैं एक दो और इंटेंसिटी के लिए ले रही हूँ। मान लो मैंने इंटेंसिटी I2 वाली लाइट रेडिएशन को फॉल कराया, है ना, तो वही सेम होगा। देखो पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल यानी जैसे जिसमें पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रही हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी मेरा बढ़ रहा है, एक टाइम आएगा मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो अब हमने क्या देखा इसके लिए भी कि इंटेंसिटी चाहे मेरी I1 हो I2 हो, यानी यहाँ पे I2 मेरा ज्यादा है किससे, I1 से। देखो इंटेंसिटी ज्यादा है ना I2 की I1 से, है ना, ऊपर प्लॉट हो रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी ज्यादा है। लेकिन चाहे इनकी इंटेंसिटी कुछ भी हो, इंटेंसिटी में चेंज होने पे देखो सैचुरेशन करंट में तो चेंज आ रहा है। यहाँ पे सैचुरेशन करंट यहाँ पे आया, यहाँ पे सैचुरेशन करंट यहाँ पे आया, है ना। लेकिन इनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा, यानी ये वाला पोटेंशियल, ये दोनों का फिक्स आएगा। देखो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है ना, ये बात समझने की। यहाँ पे मैंने क्या किया कि I1 मेरी फिक्स इंटेंसिटी वाली लाइट रेडिएशन को मैंने फुल कराया था। मैंने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रही हूँ, मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा। यानी अभी नेगेटिव को भूल जाओ, है ना, कि मैंने यहाँ पे देखो पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया, मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा था। एक टाइम आया कि वो करंट मैक्सिमम हो गया, उसको हम बोल रहे थे सैचुरेशन करंट। अब मैंने दूसरी इंटेंसिटी I2 वाली लाइट रेडिएशन को फॉल कराया, जिनकी इंटेंसिटी I1 से क्या थी, ग्रेटर देन थी, है ना। तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू में तो चेंज आया है, देखो सैचुरेशन करंट में तो चेंज आया है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल, वो रिटार्डिंग पोटेंशियल जिसपे हमारी वैल्यू क्या आ जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की 0, चाहे वो इंटेंसिटी I1 के लिए हो, चाहे वो इंटेंसिटी I2 के लिए हो, है ना।
स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमारी सेम आएगी, है ना। ये था हमारा किसके लिए, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल के बारे में। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, है ना, तो इसको नोट करो। देखो अब हम किसकी बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, इसकी बात करने वाले हैं। देखो प्रीवियस ग्राफ से हमें एक चीज तो समझ में आ गई थी, है ना, कि हमारी इंटेंसिटी चाहे कैसी भी हो, वहाँ पे I2 हमने ग्रेटर किया था I1 से, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा क्या आ रहा था, फिक्स आ रहा था दोनों के लिए। इसका मतलब क्या था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और हमारी इंटेंसिटी क्या थी, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट थी, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी एक दूसरे की क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। हमने ग्राफ से वो देखा था, है ना। अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, है ना, कि ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट आएगा। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल के हमने बारे में बात की है कि अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर दूं तो मेरे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था वो भी मैक्सिमम हो जाएगा कहाँ तक, जब तक उसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आ जाती, उसको हम बोल रहे थे सैचुरेशन करंट की, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था ना। पॉजिटिव पोटेंशियल की बात की। अब हम बात कर रहे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, है ना। तो नेगेटिव पोटेंशियल वो पोटेंशियल था, है ना, जिसके ऊपर हमारे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी का इस स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस नेगेटिव पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो अब हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्जर्व करना है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हमारी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, है ना। हमने ऐसा देखा था, देखो थोड़ा सा मैं डायग्राम से बता देती हूँ, है ना। हम क्या करा रहे थे, लाइट को इंसिडेंट करा रहे थे इसके ऊपर, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे थे, इजेक्ट आउट हो रहे थे, है ना। यहाँ पे हमें पॉजिटिव पोटेंशियल देने की बजाय हमने क्या किया था, नेगेटिव पोटेंशियल दिया था, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पा रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो रही थी, यहाँ से 0 हो जा रही थी हमारी, है ना। तो हम ये कब था, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में था। तो अगर मैं क्या करूँ, मैं इनकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूँ, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना मतलब इसकी स्पीड में इंक्रीज करना, है ना। तो मैं उसको इंक्रीज कर दूँ तो ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे तुरंत इसको क्रॉस कर जाएंगे, है ना। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसके बाद से मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाए, इन नेगेटिव पोटेंशियल के रिपल्शन को क्रॉस करके कुछ ना कुछ हमारा पॉजिटिव फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ जाए, ना। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या हो, नीडेड हो, है ना। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हमें क्या कराना हो, पास कराना हो, तो हमें कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए इसमें, उस नेगेटिव जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल था उसके इक्वल तो हमें चाहिए, है ना। तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ पहले, तो देखो मैंने एक ये चीज लिखा हुआ है ना, वी नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, कैसे आया बताती हूँ मैं, है ना। थोड़ा सा मैं पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में लिख देती हूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने के लिए हमें कम से कम कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी हो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो, ज़्यादा हो, तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस 0 रिटार्डिंग पोटेंशियल को क्रॉस करके पास हो पाएगा। इतनी बात समझ में आई कि हम जो इंसिडेंट रेडिएशन पास करा रहे हैं ना, इस नेगेटिव पोटेंशियल को क्रॉस करने, देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल कब क्रॉस होगा, जब ये जो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, न्यू नोट मान ली मैंने ना, तो ये न्यू मेरा क्या हो, ये न्यू मेरा इस न्यू नोट से क्या हो, ज्यादा हो, है ना। ये वाली फ्रीक्वेंसी मेरी इस वाली फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुई, ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो इसको क्रॉस कर जाएगी, है ना, ये न्यू है ना, तो न्यू है न्यू नोट, है ना, तो क्रॉस कर जाएगी, तो इसका मतलब हमारा करंट क्या होने लग जाएगा, सर्किट में फ्लो होने लग जाएगा ना। तो ये होती है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सबको आई थिंक पता चल गया होगा, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम किसके इक्वल भी लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इसको हम वर्क फंक्शन के इक्वल भी लिख सकते हैं ना, वर्क फंक्शन समझ में आया। फाइनोट वर्क फंक्शन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो वर्क करना पड़ रहा है ना उसको अगेंस्ट, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रही थी उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है। तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैंने वर्क फंक्शन 5 नोट के इक्वल पुट कर दिया है ना। अब देखो ये मेरे स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, बड़ा आसान है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी ई की वैल्यू क्या होती है,
ई की वैल्यू होती है एच न्यू, है ना, ई की वैल्यू होती है एच न्यू, और ई हमारी जो पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, है ना, तो वहां से हमारी ई की वैल्यू क्या आई थी, ई वी नोट, है ना, ये हमारा पोटेंशियल था, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी थी। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं आपस में इक्वल पुट करूंगी, यानी कि एच न्यू मेरा क्या आ गया, ई वी नोट के इक्वल आ गया। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ ना मेरा वी नोट यानी कि पोटेंशियल मेरा इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल आया है ना, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, फ्रीक्वेंसी के, यानी अगर मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो मेरे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल जिसपे मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जीरो होगा। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने ज्यादा कर दी है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी तो ज्यादा होना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल को और ज्यादा होना पड़ेगा उस करंट को जीरो करने के लिए। जब मैंने ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर दी मतलब मिनिमम जो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर थी इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ से पास कराने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को कम करा के यहाँ से पास कराने के लिए, है ना, वो फ्रीक्वेंसी। तो अगर मेरी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में आ जाएगा। अगर मुझे उसको जीरो करना है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे लाना है, तो मुझे इस नेगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ताकि ये फ्रीक्वेंसी इसको क्रॉस ना कर पाए। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फ्रीक्वेंसी के। आई होप अब इसका फील समझ आया होगा आपको, है ना, कि अगर मुझे ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, मुझे मिनिमम ये फ्रीक्वेंसी चाहिए थी इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल देने के बाद भी यहाँ से क्रॉस कराने के लिए, है ना, तो मैं क्या करूँगी, तो अगर मुझे यहाँ से क्रॉस नहीं कराना है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जितनी बढ़ेगी तो उतनी नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, है ना, तभी तो यहाँ से क्या होगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल फ्लो होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, है ना। ये था इसके बारे में। अब हम इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं ना, तो इतना नोट करो, फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, है ना। तो अभी देखो, अभी मैंने क्या लिखा था कि जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वो किसके इक्वल आ रही थी, हमारी वर्क फंक्शन के इक्वल आ रही थी, है ना। मैं लिख दूँ यहाँ पे कि जो मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मेरी किसके इक्वल आ रही थी, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, किसके इक्वल आ रही थी, मेरी वर्क फंक्शन यानी फाई नोट के इक्वल आ रही थी, है ना, वर्क फंक्शन, है ना। दोनों बातें एक ही है कि मुझे कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा था, है ना, वर्क फंक्शन है, वर्क डन नहीं है, वर्क फंक्शन है ना। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेरी इस फाई नोट के इक्वल आ रही थी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरी टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी थी ई, है ना, वो मेरी किसके इक्वल आएगी, वो मेरी इस फाई नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल आएगी, है ना, कि जो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन की जो मेरी एनर्जी थी एच न्यू, है ना, जो मैं फोल करा रही थी, है ना, जो मैंने यहाँ पे क्या कराई, फोल कराई, है ना, दैट इज एच न्यू, है ना। तो ये वाली, तो ये एच न्यू मेरी किसके इक्वल आ रही थी, कि जो मैंने ये डायग्राम बनाया था अभी, है ना, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव पोटेंशियल था, है ना, तो यहाँ पे मुझे मिनिमम अमाउंट जो ये मेरी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थी, अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी इस नेगेटिव पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके यहाँ से जा पाएंगे, है ना। यहाँ पे मैं देखो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये यहाँ से लाइट रेडिएशन इस पे फॉल हो रही थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो रहे थे, इजेक्ट आउट हो रहे थे, नेगेटिव पोटेंशियल था तो इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी थी, तो ये वाली इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस वाली फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तभी तो वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होगा, पास होगा। अदरवाइज वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा हमारा, है ना, जीरो हो जाएगा वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। तो यानी कि एच न्यू मेरा किसके इक्वल आएगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाई नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी का, है ना, तो मैंने इसको लिख दूँ फाई नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, है। काइनेटिक एनर्जी मेरे किसके इक्वल आई थी, अभी मैंने 2 मिनट पहले देखा था, किसके इक्वल थी, एच न्यू नोट की, है ना, इसके इक्वल आई थी मेरी, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये मेरी जो ये वाली वैल्यू है ये किसके इक्वल आएगी, एच न्यू नोट के प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा मेरे पास एक्सप्रेशन, है ना, कि एच न्यू नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आई कैसे इक्वेशन को लिखा है मैंने, देखो बता देती हूँ कैसे लिखा था, कि मैंने देखो ये नहीं लिखा था अभी 2 मिनट पहले कि जो मेरी एनर्जी की वैल्यू थी, है ना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो मेरी क्या क्या आ रही थी, देखो एक तो आ रही थी ई वी नोट आ रही थी, है ना, जब मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख रही थी वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन को मैं ई से कंपेयर कर रही थी, और एक मेरी ई होती है एच न्यू के इक्वल, दोनों को पुट कर दे रही थी, ई वी नोट इज इक्वल टू में एच न्यू, है ना, तो ये मेरी किसकी इक्वल थी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल थी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेरी ई वी नोट या फिर एच न्यू, है ना, इनमें से मैं कुछ भी यूज कर सकती हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है ना, ये मेरे पास क्या है, फाई नोट, है ना, वर्क फंक्शन सेम एज इट इज, यहाँ से देख सकते हो, है ना, कैसे लिखा है मैंने। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस फाई नोट को उधर ले जाएंगे, है ना,
यानी कि मैं ऐसे लिख दूँ एच न्यू माइनस में फाई नोट इजिकल टू में एच न्यू नोट, है ना। ऐसे लिख दिया। ये मेरा कहाँ से आया, काइनेटिक एनर्जी के यहाँ से आया, है ना। समझ में आया कैसे लिखा मैंने इसकी जगह। तो मैं क्या क्या बोल सकती हूँ, देखो यहाँ पे एच जो मेरा ये न्यू नोट है इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, ई वी नोट से, है ना, ये वाला। तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, एच न्यू माइनस फाई नोट इजिकल टू में ई वी नोट, है ना। ये बात समझ में आई। देखो ये मेरी टोटल एनर्जी थी, ये इसके पीछे मैं नोट लगा देती हूँ ना, मैं कंफ्यूज हो जाओगे देखो, क्योंकि केवल ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी इंसिडेंट रेडिएशन की ये वाली फ्रीक्वेंसी है ना। और जो मैं ये इसकी बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ ये वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली, है ना, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरी वैल्यू वो ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो एच न्यू माइनस फाई नोट इजकल टू ई वी नोट, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड में, यानी एच बाई ई, ये न्यू माइनस में फाई नोट बाई ई, है ना, इजिकल टू में केवल क्या बचा मेरे पास, वी नोट, है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो किससे सिमिलर हो रहा है, देखो y इजकल टू में एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हो रहा है ना, देखो रिजेंबल है ना। m क्या होता है हमारा, m होता है हमारे पास स्लोप, c होता है हमारे पास क्या, इंटरसेप्ट, है ना। देखो अब ग्राफ आसानी से प्लॉट कर सकते हो, कैसा ग्राफ आएगा देखो, है ना। तो देखो y एक्सिस पे क्या है, v नोट, y एक्सिस पे मैंने बना दिया v नोट मेरा, है ना। v नोट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमें ये तो पता था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी, देखो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आता है ना। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं हमें ना। तो y एक्सिस पे मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल बना लिया, x एक्सिस पे मेरे को क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी, x एक्सिस पे मैंने बना दिया फ्रीक्वेंसी, है ना। और h बाई ई इसका स्लोप है, और इंटरसेप्ट यानी कि इंटरसेप्ट देखो कहाँ पे कर रहे हैं, माइनस फाई नोट बाई ई, माइनस यानी नेगेटिव एक्सिस पे, है ना, यानी कि इस नेगेटिव एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, कहीं यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं ना। तो जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगी ना तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा सा ग्राफ आता है इसका, है ना। यानी कि यहाँ पे ये y एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, माइनस फाई नोट बाई ई पे, है ना। और ये वैल्यू मेरी किसकी है, फ्रीक्वेंसी की, है ना। ये मैंने मान ली न्यू 1, है ना। जब मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगी तो मेरी ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा माइनस फाई नोट बाई ई, इसके कुछ भी वैल्यू लगा दो, 2 3, है ना, जो भी वैल्यू लगाना चाहे। ये किसके लिए, मेरा न्यू 2 के लिए, है ना। तो ये मेरा ग्राफ आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच। कैसे आया आपको मैंने समझा दिया, ये इक्वेशन कैसे आई समझ में आ गई होगी आपको, है ना, कि जो मेरी टोटल एनर्जी थी एच न्यू, है ना, वो किस किस का मिलके बनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि बल्क फंक्शन के इक्वल, प्लस में काइनेटिक एनर्जी, है ना। कि ये जो एच न्यू है ना, इस एच न्यू को, है ना, वो सिस्टम कैसे यूटिलाइज कर सकता है, एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, यानी ये जितनी एक्स्ट्रा होगी, जैसे मैंने बताया था ना, डायग्राम बनाया था ऐसे, है ना। आई होप आप तो सब समझ गए होंगे, समझाने की नीड नहीं है मेरे को, है ना। यहाँ पे मेरी क्या थी, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नोट। तो ये जो मेरी इंसिडेंट मैं करा रही थी रेडिएशंस को, इनकी फ्रीक्वेंसी थी मेरे पास न्यू, है ना। तो ये न्यू मेरी न्यू नोट से ज़्यादा होनी चाहिए थी, है ना। तो ये न्यू मेरी न्यू नोट से ज़्यादा होगी तभी मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पास होगा वहाँ से। तो ये न्यू मेरा न्यू नोट से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यू नोट से ज़्यादा है, तो इसकी बची हुई एनर्जी भी तो कहीं जाएगी, है ना। ये न्यू इससे ज़्यादा है तो कुछ तो बचेगा ना अमाउंट में, वो बचा हुआ अमाउंट वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में चला जाएगा ना, कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या होंगे, पास भी होंगे वहाँ से, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चला जाएगा। तो ये E इक्वल टू फाई नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट की है ना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। E की वैल्यू एच न्यू होती है हमें पता ही है, तो यहाँ से मेरा एच न्यू माइनस फाई नोट इक्वल टू एच न्यू नोट, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मेरे को यहाँ से देखो, एच न्यू नोट मेरा किसके इक्वल था, ई वी नोट के, तो मुझे यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसे फ्रीक्वेंसी का मेरे को ग्राफ मिल गया, ये मैंने प्लॉट कर दिया। तो ये था फ्रीक्वेंसी के बारे में, है ना। तो अब हम इसके क्या बात करेंगे, अब हम इसके लॉज के बारे में बात करेंगे। इसके 4 कौन कौन से लॉ होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, है ना। देखो अब हमने इफेक्ट की बात कर लिया ना, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल का इफेक्ट क्या होता है, सैचुरेशन करंट क्या होता है, कट ऑफ
हमारा पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उनका ग्राफ, इंटेंसिटी का सब कुछ हमने पढ़ लिया है ना। अब हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो अब तक हमने पढ़ा उसको समराइज रूप में, है ना। यानी कि ये लॉ थे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था हमारा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था इंटेंसिटी क्या होती है हमारी, कि कितने सरफेस एरिया में से कितने हमारे नंबर ऑफ फोटोन पास हो रहे हैं। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमारे वहाँ पे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जो फोटोन है वो इंक्रीज हुए तो हमारे इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज। सो इफ we increase the intensity of falling light, then the photoelectric current will also increase, as we show in the graph also. Okay, then let's talk about the second law. Below threshold frequency no electrons are emitted from the cathode. कि जो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी तो हो। अभी मैंने बताया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी नो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम कैथोड। कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जहाँ पे पॉजिटिव आयंस कलेक्ट होते थे। तो मैंने क्या किया था, एनोड यानी पॉजिटिव पोटेंशियल को नेगेटिव पोटेंशियल से रिप्लेस कर दिया था, कैथोड से रिप्लेस कर दिया था। तो कैथोड से रिप्लेस करूंगी तो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव पोटेंशियल के बीच में रिपल्शन हो रहा था, तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, इफेक्ट होगा ही नहीं। तो उस केस में मेरी जो फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, अगर मैं उनको इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कर दूँ, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मेरा कट ऑफ पोटेंशियल आ रहा था, यानी जीरो पोटेंशियल आ रहा था ना, वो वाली फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा कर दी तो ऑब्वियस सी बात है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम वैल्यू रहती है मेरी तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा ही नहीं, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज अवर सेकेंड लॉ। Now let's talk about the third law. On increasing the frequency of light above the threshold frequency, then maximum kinetic energy of photoelectron will also increase. And देखो, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, की जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये 2 मिनट पहले आपको ध्यान हो तो मैंने इक्वेशन बताई थी आपको, है ना, कि E इज इक्वल टू में क्या बताई थी मैंने, देखो E इज इक्वल टू में फाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही बताया था मैंने, है ना, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जैसे ही मेरी ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो रही थी तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी मेरी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, है ना, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हो गई, ये ई है, ये मेरा इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तभी मेरे को पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरा ऑब्जर्व होगा, है ना। अब जितना बचा हुआ ज़्यादा है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में तो स्टोर होगा मेरा, है ना, काइनेटिक एनर्जी के रूप में तो ये एनर्जी यूटिलाइज होगी मेरी, तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी यहाँ से। तो दिस इज अवर थर्ड लॉ। Now let's talk about the fourth law. Photoelectric emission is an instantaneous process. Instantaneous process means the time lag between incidence of radiation and emission of photoelectron is very small. Means when we fall the light radiation of suitable frequency on the metal surface, then we found that the electrons were ejecting out from the metal surface. So the process of the falling of the radiation on metal surface and the emission of photoelectron from that surface, that time was too small, that was nearly equal to 10 raised to power minus 9 second. So hence we can say that photoelectric emission is our instantaneous process. Now instantaneous process, that process in which the time lag between the incidence of radiation and emission of photoelectron is small, है ना। Now I think you have all got it, but I want to say, तो ये हमारे क्या थे, लॉज थे इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, है ना। तो अब हम लास्ट बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ से, है ना, जो हमारी थ्योरी थी, कि कौन सी थ्योरी, वेव थ्योरी, उसका फेल्योर हो रहा था यहाँ पे, है ना। तो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, उसको बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखो अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी। First point is, according to wave theory, energy carried by a beam of light is measured in terms of intensity of beam. But here we found that kinetic energy of ejected photoelectron is independent of intensity of light. देखो according to wave theory क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी वो beam of light कंसिस्ट करती है वो हमारी किन टर्म में मेजर होती है, इंटेंसिटी की टर्म में मेजर होती है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी वो तो इंटेंसिटी की क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, वो
काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी जब हमने ग्राफ बनाया था, देखो ई वी नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा था, यानी वी नोट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आ रहा था, है ना। यानी इंटेंसिटी का तो कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा था, इंटेंसिटी तो उस केस में हमने क्या ली थी, फिक्स ली थी, है ना, ताकि हमारा सेचुरेशन करंट भी क्या हो सके था, फिक्स हो सके था, है ना। तो उस इसलिए हमारी क्या हो गई यहाँ पे, वेव थ्योरी हमारी फेल हो गई। सेकंड पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एट एनी फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, कि जो हमारी वेव थ्योरी है वो क्या बोलती है कि एट एनी फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल स्टार्ट एट एनी फ्रीक्वेंसी, बट in the photoelectric effect of Einstein, but did we find we found that the frequency must be greater than the threshold frequency. Threshold frequency is the minimum amount of frequency that is required for the photoelectric emission, so that frequency should be greater than the threshold frequency. So this is also the one of the reason of failure of wave theory, है ना। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बट इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, कि वेव थ्योरी हमें क्या बोलती है कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन हमने जब ऑब्जर्व किया हमने क्या देखा था कि जैसे ही वो क्वार्ट्ज विंडो में से क्या आ रहा था हमारे पास, देखो वापस से बता देते थोड़ा सा, है ना, ये प्लेट्स लगी हुई, तो यहाँ से हमारी क्या आ रही थी, लाइट रेडिएशंस आ रही थी, है ना। तो लाइट रेडिएशंस इस प्लेट के जिस पार्ट पे गिरेगी तो उसी को तो ये क्या दे रही थी, एनर्जी दे रही थी, और वहीं से हमारे क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजेक्ट आउट हो रहे थे, है ना। तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी होना क्या चाहिए था कि एनर्जी मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बट what did we observe? We observed that the emission in photoelectric emission energy was transferred to the particular electron. So these were the reasons किसके लिए, फॉर द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, है ना। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, काफी लेंथी लेक्चर हो चुका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो इसके बाद हम क्या बात करेंगे, देखो यहाँ पे वेव थ्योरी फेल हो गई, यहाँ पे पार्टिकल नेचर प्रूव हो गया। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पे बेस है, पार्टिकल नेचर पे, ना, ये नहीं भूलना है। पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद कोई आपसे पूछ ले पार्टिकल नेचर है वेव नेचर, ये चीज नहीं भूले, ये पार्टिकल नेचर पे बेस्ड होता है ना। तो देखो यहाँ से क्या कंसेप्ट उठा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पार्टिकल नेचर है, वेव थ्योरी उस टाइम पे ऑलरेडी डिस्टिंग्विश हो रखी थी, तो अब ये कंसेप्ट उठा कि हमारी जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करते हैं या वेव नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं ना। अब ये उस टाइम पे क्या हो गया, एक बहुत बड़ा सवाल उस टाइम पे क्या हो गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था ना। तो अब क्या आएगी इसके बाद आएगी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यानी ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, की जो लाइट है वो क्या करती है, वो ड्वेल नेचर को शो करती है। ड्वेल नेचर मतलब वो पार्टिकल नेचर को भी शो करती है, वो वेव नेचर को भी शो करती है ना। तो हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।